जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आपको पता है कि यूपी में लेखपाल के दोस्तों 8000 प्लस वैकेंसी आ चुकी हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमने पहला प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवा दिया था। आज फिर दोस्तों हम इसके 100 क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है इन 100 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन हिंदी के, ठीक है, 25 क्वेश्चन दोस्तों आपके हिंदी के होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 25 क्वेश्चन मैथ्स के भी होते हैं, 25 क्वेश्चन मैथ्स के और 25 क्वेश्चन जीके जीएस के और दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके ग्रामीण परिवेश के। तो चलिए दोस्तों संपूर्ण हल देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2 नंबर का। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें, अगर पहली बार हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हिंदी के पहले 25 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है मेरे दोस्तों। तो आपको बता दें, अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समाहार। ठीक है, 8 अध्यायों का क्या होता है दोस्तों, समाहार होता है दोस्तों। उसे हम क्या बोलते हैं, अष्टाध्यायी दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास। देखिए बहुत से लोग बोलेंगे दोस्तों अष्टाध्यायी क्या है, पाणिनि की रचना है तो ये बहुब्रीहि समास होना चाहिए। देखिए अगर द्विगु समास है तो दोस्तों द्विगु समास ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत करिएगा। ठीक है, तो हमारा द्विगु समास हो जाएगा, हमारा बी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि समास की दृष्टि से एक युग्म क्या है, अशुद्ध है। कौन सा समास की दृष्टि से एक युग्म क्या है, अशुद्ध है दोस्तों। चलिए भरपेट। अब देखिए भरपेट दोस्तों आपको पता है कि अव्ययी भाव समास ही होता है। क्या भरपेट क्या है दोस्तों, अव्ययी भाव समास होता है। आपको पता पेट भर के ना, समझ गए। राष्ट्रभक्त, राष्ट्र का भक्त है ना दोस्तों, तो ये भी आपको पता है कि बिल्कुल दोस्तों आपको पता होगा कि क्या है, तत्पुरुष समास है। देखिए देश निकाला, देश से निकाला। ठीक है, देश से निकाला दोस्तों आपको पता है ये अपादान तत्पुरुष का होगा। किसका होगा, तत्पुरुष का दोस्तों। ये बहुब्रीहि समास का बिल्कुल नहीं होगा। तो ये दोस्तों तत्पुरुष का उदाहरण है। किसका है, तत्पुरुष समास का उदाहरण दोस्तों। तो ये आपका बिल्कुल सही, यही गलत हो जाएगा। देश निकाला क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। चलिए अगला है, इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों। कौन सा मदिरा का पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको बताना है कि मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। देखिए सुरामीस मदिरा होता है, मधुमीस भी मदिरा होता है दोस्तों। ठीक है, मधुमीस भी मदिरा होता है दोस्तों, मदमीस भी मदिरा होता है। आपको पता सोमरस भी कहते हैं, शराब भी कहते हैं। मगर दोस्तों अमी मतलब होता है क्या, अमृत। क्या होता है दोस्तों, अमी मतलब क्या होता है, अमृत होता है। क्या होता है दोस्तों, अमृत होता है। याद रखेंगे। ठीक है, अमी मतलब क्या होता है, अमृत होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। चलिए अगला है, मुकुल, कोरक, गुंचा आदि निम्न शब्द जो है निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो ये सभी के सभी किसके हैं, तो कलिका के हैं। किसके दोस्तों, कलिका के हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे दोस्तों। कस्तूरी किसका है, तो हिरण का है। ठीक है, कान दोस्तों कर्ण है ना, और कट दोस्तों क्या होता है, कमर होता है। ठीक, तो ये चीज याद रखेंगे तो कलिका का हो जाएगा। चलिए अगला है, सुलभ का उपर्युक्त। ठीक है, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थी शब्द क्या होगा, तो सुलभ दोस्तों जो एकदम दोस्तों सरल तरीके से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसका क्या होगा, तो दुर्लभ दोस्तों, जिसे जो मतलब बहुत कठिनाई से प्राप्त हो ना, तो दुर्लभ हो जाएगा दोस्तों। सुलभ का क्या हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, चिरंतर का विलोम क्या होगा, चिरंतर दोस्तों। चिरंतर क्या होगा दोस्तों, नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, नश्वर हो जाएगा। ठीक है, इसे शाश्वत कभी नश्वर होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो मतलब बहुत समय चला रहा है, चिरंतर है ना, तो चला आ रहा है दोस्तों, उसका नश्वर मतलब नष्ट हो गया हो। ठीक है, देखिए शाश्वत का भी क्या होगा, नश्वर ही होता है। ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला है, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है। तो कौन सा युग्म दोस्तों तत्सम तद्भव का सही है दोस्तों। देखिए अगला देखिए करहाट दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, अष्ट दोस्तों 8। ठीक है, देखिए अष्ट होता, अष्ट नहीं होता। ठीक है, कपित्थ, देखिए कपित्थ होता, कपित्थ नहीं होता, है ना दोस्तों। ये क्या होगा, कपित्थ का कैथा, कैथ होता। ठीक है, तो कैथा नहीं होता दोस्तों। ठीक है, ये कुछ मतलब कोक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 7 का सी नंबर। चलिए
अगला है तत्सम शब्द का चयन करें। कौन सा तत्सम शब्द है दोस्तों? सुर है, गति है, निडर है या फिर कमल है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे पूछा क्या है? तद्भव शब्द है ना, तद्भव शब्द पूछा गया तो तद्भव दोस्तों निडर हो जाएगा, निडर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? निडर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तद्भव, ठीक है। चलिए अगला है श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धा का क्या होगा? श्रद्धानंद का होगा श्रद्धा धन आनंद। क्या दोस्तों? श्रद्धा धन आनंद होगा, क्या हो जाएगा? श्रद्धा धन आनंद। दोस्तों कैसी संधि होगी? तो दीर्घ संधि होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे बड़ा आ, ठीक है, और दोस्तों इधर आगे का बड़ा आ मिलकर दोस्तों बड़ा आ कर दे रहा है, यानी कि दीर्घ संधि हो जाएगा। चलिए अगला है निराकार का संधि विच्छेद होगा। निराकार का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए निराकार का क्या होगा दोस्तों? निधन आकार। क्या? निधन आकार दोस्तों। और आपको बता दें कि ये क्या है? ये विसर्ग संधि है। क्या है? विसर्ग संधि है। कहीं भी अगर विसर्ग लगी मिलती दोस्तों वो विसर्ग संधि हो जाएगा। चलिए अगला है जिसे बुलाया ना गया हो दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? देखिए जिसे बुलाया ना गया हो दोस्तों उसे हम क्या बोलते हैं? अनाहूत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनाहूत बोलते दोस्तों, जिसे बुलाया ना गया हो दोस्तों, ठीक है। ये चीज याद रखेंगे। और आपको बता दें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि दोस्तों जिसके आने की कोई तिथि मतलब निश्चित ना हो, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो दोस्तों उसको अतिथि बोलते हैं। तो याद रखेंगे। मगर इसका दोस्तों बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा अनाहूत दोस्तों। और सभी क्या है दोस्तों? ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के, ठीक है। चलिए अगला है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? जो दोस्तों अपना उद्देश्य पूर्ण हो जाए, वो संतुष्ट हो जाए दोस्तों, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे दोस्तों? उसको कृतार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? कृतार्थ कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों 13 नंबर देखते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए ये आ चुका है आपका लोकोक्ति। क्या दोस्तों? लोकोक्ति आ चुकी है। अनुचित लोकोक्ति का चयन करें। अधजल गगरी पलटत जाए। देखिए छलकत जाए होता दोस्तों, ये खुद ही पहला वाला ही क्या है? गलत लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अधजल गगरी छलकत जाए होना चाहिए, पलटत नहीं ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे कुआं पीछे खाएं बिल्कुल सही है। अपनी पगड़ी अपने हाथ दोस्तों बिल्कुल सही है। ऊंची दुकान फीका पकवान ये भी सही है, मगर दोस्तों ये वाला क्या है? गलत है। चलिए अगला है गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। दोस्तों ये इसका सही अर्थ क्या होगा? संगम में विधिवत स्नान करना, या फिर दोस्तों गंगा और यमुना को समान महत्व देना, या धार्मिक व्यक्ति होना, या फिर अवसरवादी होना दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता होगा दोस्तों ये क्या होता? अवसरवादी होना। क्या? अवसरवादी होना, ठीक है। चलिए तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? अवसरवादी होना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? त्रुटिहीन बताना है जो गलत ना हो। देखिए शरीर से ताकत होनी चाहिए, शरीर से ताकत बिल्कुल गलत है। शरीर के अंदर ताकत हो, भैया शरीर के अंदर कौन सी ताकत होगी ना? शरीर में ताकत होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल सही। हमारा शरीर में ताकत होनी चाहिए। हमारा सी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मतलब वैसा चयन करना है जो दोस्तों शुद्ध हो, ठीक है, अशुद्ध वाक्य हो, ठीक है, जो गलत हो। देखिए कामायनी उच्च कोटि का काव्य है दोस्तों, देखिए बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए माता पिता पूजनीय है, देखिए ये तो बिल्कुल सही लिखा, मगर दोस्तों आपको पता है पूजनीय क्या है? ये गलत लिखा। पूजनीय नहीं था, पूजनीय होता। क्या होता है? पूजनीय होता दोस्तों। तो ये आपको सही करना है। तो हमारा बी ऑप्शन सी क्या है? यही अशुद्ध है दोस्तों, इसी को हम टिक कर लेंगे। अगला है आपका भविष्य उज्जवल। दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है यहाँ से कि उज्जवल दोस्तों इसी तरह से सही लिखा था। ये दोनों जाके होते हैं आधे होते हैं। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित हो रहा है दोस्तों, ये भी सही है। यानी आपका गलत कौन सा है? तो बी नंबर बिल्कुल गलत है। चलिए अगला है इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? तो दोस्तों कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता दोस्तों? यानी कि वो क्या है? पुल्लिंग है। तो भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं दोस्तों, नदियां होती हैं, मगर देश होता है दोस्तों। देश क्या होगा दोस्तों? ये पुल्लिंग होगा। चलिए अगला है डिब्बा किस शब्द का एक वचन है दोस्तों? तो डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बे का। तो दोस्तों आपको पता होगा कि डिब्बा किसका है दोस्तों? डिब्बे का एक वचन है। किसका है? डिब्बे का। चलिए अगला क्वेश्चन, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं दोस्तों? तो हिंदी में कितने कारक हैं आपको पता होगा कि देखिए, मगर यहां पे पूछा आचार्य किसके अनुसार? किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार। क्या? किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार दोस्तों इन्होंने
छह ही कारक बताए। कितने दोस्तों? इन्होंने 6 बताए हैं। मगर दोस्तों अगर पूछा आपसे कि हिंदी में कारक कितने हैं, तब आपको 8 बताने थे, तब आप 6 नहीं बताएंगे। अगर इनका नाम लेकर के कहता है किशोरी दास वाजपेयी के द्वारा, तो दोस्तों आपको 6 बताने। चलिए अगला है एक की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों। इसमें शुद्ध क्या लिखा है उसको आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें शुद्ध क्या लिखा है इसके बारे में हम बात करते हैं दोस्तों। तो शुद्ध आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? अक्षौहिणी दोस्तों, बिल्कुल शुद्ध है। देखिए राजमहल नहीं तो राजमहल होता है, और दोनों एक ही मिले होते हैं। राजमहल होगा, क्या होगा दोस्तों? राजमहल। ठीक है, राजमहल दोस्तों, ये सही होगा राजमहल। ठीक है, अब देखिए कोमलांगिनी दोस्तों, ये सही नहीं होगा दोस्तों। क्या होता है? कोमलांगी। क्या दोस्तों? कोमलांगी होता। ठीक है, तो ये बड़ी की मात्रा नी नहीं होगा। ठीक है, और दोस्तों निरोग नहीं होता, निरोग होता दोस्तों। बड़ी की मात्रा लगी निरोग, ये सही होता दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा अक्षौहिणी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है दोस्तों? अगला है, पहला है पृष्ठ दोस्तों। प्रश्न तो पृष्ठ होता, क्या होता है दोस्तों? पृष्ठ होगा, ये ठाठ ठेरा होगा। ठीक है, पर्याप्त नहीं होता दोस्तों, पर्याप्त होता है। देखिए ये तो बिल्कुल गलत है, पर्याप्त होता है ना कि पर्याप्त है दोस्तों, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें प्रदर्शनी होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रदर्शनी होता, ये ई की मात्रा नहीं लगेगी दोस्तों, बगैर ब्रज भाषा बिल्कुल राइट है दोस्तों। आपको पता होगा कि ब्रज भाषा को हम क्या बोलते हैं? काव्य भाषा भी कहते हैं। चलिए अगला है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक दोस्तों? अनेकार्थक है तो जिसके कई अर्थ निकले। देखिए साहस एक अर्थी है, पुस्तक और बालक एक अर्थी, मगर अंबर दोस्तों क्या है? ये अनेकार्थी शब्द है। आपको पता है अंबर मतलब वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है, बादल भी होता है, ऐसे मतलब कि जिनके कई अर्थ निकलते हैं उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं दोस्तों। हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहां से आपको ये पढ़ना है, आपको पैराग्राफ। ठीक है, ये पैराग्राफ है दोस्तों, इसको आपको पढ़ना है। अब देखिए ईर्ष्या का काम है, ईर्ष्या का काम होता है दोस्तों रुलाना, हंसाना, जलाना या फिर मेरे दोस्तों नचाना होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ईर्ष्या का काम क्या होता है, ये हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आप पढ़ेंगे ना, तो ईर्ष्या का काम क्या होता है? जलाना। क्या होता है दोस्तों? जलाना होता है दोस्तों। हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा जलाना। चलिए अगला है गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ होगा? देखिए ध्येय का क्या अर्थ होगा दोस्तों? ध्येय मतलब क्या होता है? कौन सा आपका ध्येय है, यानी कि लक्ष्य। चलिए अगला है गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या होती है दोस्तों? तो ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या होती है गद्यांश के अनुसार आपको बताना है दोस्तों। आप इसको पढ़ेंगे ना, तो ईर्ष्यालु व्यक्तियों की हमेशा क्या होती है? खिल्ली उड़ाई जाती है। क्या? खिल्ली उड़ाई जाती है। ठीक है, तो आप देख चुके दोस्तों ये 25 क्वेश्चन आपके हो गए हैं दोस्तों हिंदी के। अब देखिए ये है दोस्तों मैथ्स। देखिए मैथ्स में दोस्तों आपको बताना मैं चाहूंगा कि देखिए मैथ्स को हम सॉल्व नहीं करा सकते हैं, मगर इनके हम आंसर आपको बता देंगे, और कुछ जो छोटे होंगे उनको हम सॉल्व करा देंगे, क्योंकि इसमें सॉल्व कराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। देखिए के का वह मान क्या होगा जिसके समीकरण क्या होंगे? 16x माइनस 12y प्लस 9 बराबर 0 और 12x प्लस KY माइनस 11 बराबर 0। तो दोस्तों इसका कोई हल नहीं है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है? इसका कौन सा हल नहीं होगा दोस्तों? तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा -9। चलिए अगला है 4 की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दोस्तों 15, 25, 40 और 75 से विभाजित है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? इन सबका लासा निकालते हैं। क्या दोस्तों? इन सबका हम क्या निकालते हैं? लासा निकालते हैं। अगर दोस्तों इसका आप लासा निकाले होंगे तो दोस्तों इसका लासा आपका 600 आ जाएगा। अब देखिए अब दोस्तों क्या होता है? देखिए इसका लासा आपका क्या है? 600 आया। ठीक है, अब दोस्तों जो 600 आता है ना, उसी से हम क्या करते हैं, जो पूछेगा कितने अंकों की दोस्तों पूछा है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। कितने अंकों की दोस्तों? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है। तो आपको क्या करना है? जो 600 आया दोस्तों इनका लासा है, उसी से हम 4 अंकों के बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि 9, 9, 9 और 9 को हम भाग दे देंगे दोस्तों। तो आपको पता है जब इसको भाग देंगे तो दोस्तों ये कितनी बार जाएगा? 16 बार आप ले जाना। ठीक है, और लास्ट में कितना बचेगा दोस्तों? यहाँ पर आप देखिए अगर आपको लेके जाना चाहें तो दोस्तों पहले एक बार ले जाइएगा, तो यहाँ पे दोस्तों कितना जाएगा? 600 हो जाएगा ना, 600 हो जाएगा। अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पे दोस्तों? क्या बचेगा? ये 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा दोस्तों, और फिर 3 आ जाएगा, फिर एक 9 उतारेंगे, कितना होगा? 2999 होगा दोस्तों। फिर से 6 बार ले जाएंगे दोस्तों, तो कितना? 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। मगर दोस्तों इसको जब घटाएंगे तो 399 बच जाएगा। क्या? 399 बच जाएगा। ठीक है, तो वही चीज आपसे पूछा है। अब क्या करना होगा दोस्तों? आपको 9999 से क्या करेंगे दोस्तों? 399 आप केवल घटा देंगे और वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 9600। ठीक है,
कितना हो जाएगा दोस्तों 9600। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है, दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे में फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है और मैट दोस्तों उसकी जो लागत मूल्य होगी 3.50 प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत दोस्तों कितनी रुपए खर्च होंगे उसके मैट में बिछाने पर। दोस्तों इसको आप अगर सॉल्व करते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, आपको पता होगा सॉल्व करते हैं। देखिए एक कमरा बनाना है, ठीक है, कमरा बना लेना है, ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, जो 15 है एक तरफ और एक तरफ दोस्तों 12 है, ठीक है, और दोस्तों इसमें 1.5 फीट छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों ये वाले इलाका इसका दोस्तों क्षेत्रफल निकाल के आप क्या करेंगे दोस्तों, फिर दोस्तों 3.50 गुणा करेंगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 378 रुपए, ठीक है। चलिए ये दोस्तों है, यदि अल्फा और बीटा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बहुपद के मूल है तो दोस्तों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा की घात -2 प्लस बीटा घात -2, ठीक है। तो इसका मान ज्ञात करना दोस्तों, इसको अगर आप सॉल्व करें दोस्तों तो क्या आ जाएगा आपका 36 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है, 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक होगी तो 2 वर्ष बाद मेरी आयु क्या रहेगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसको अगर आप लगाएंगे, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं दोस्तों। मेरी आयु क्या होगी 8 वर्ष और ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 2 वर्ष बाद 8 वर्ष होगी यानी कि वर्तमान में 6 होगी, ठीक है। और आपको पता है तो इसकी कितनी जाएगी 30 हो जाएगी, समझिएगा। अगर दोस्तों इसकी 8 है, इसकी 6, 2 वर्ष पहले इसकी 30 रहेगी, ठीक है, इसकी 30 रहेगी, समझिएगा। ऑप्शन से अगर करना चाहें तो 2 वर्ष पहले इसकी क्या जाएगी 30 हो जाएगी क्योंकि 2 वर्ष कम होगा और इसकी 6 हो जाएगी। तो क्या करा, मेरी आयु मेरे बेटे का 5 गुना दोस्तों इससे 5 गुना है, ठीक है। अब 6 वर्ष बाद देखिए 6 वर्ष में मेरी आयु, अब देखिए 6 वर्ष में इसकी 6 हो जाएगी, 6 दूनी 12 हो जाएगी और इसकी 36 हो जाएगी। मेरी आयु से 3 गुना अधिक हो जाती है दोस्तों, 12 से 36 3 गुना हो रहा ना, बिल्कुल सही हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है, उसे 1000 रुपए की वेतन वृद्धि मिली लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया, ठीक है। नतीजन भोजन पर खर्च गिरकर दोस्तों 20% हो गया तो उसकी आरंभिक आय क्या थी दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों, तो इसका हो जाएगा दोस्तों आपका 4000, इसको आप लगाइएगा। अगला दोस्तों देख सकते हैं ये उत्सर्जन बताया गया है, ठीक है। क्या बताया गया है दोस्तों, ये आपका उत्सर्जन बताया गया है। तो कैसे निकालना है, पूछा क्या गया है ये बताते। देखिए 2016 से 2017 के बीच CO2 के उत्सर्जन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई दोस्तों, 2016 और 17 से। देखिए क्या पूछा 2016, देखिए 2016 में कितना दोस्तों आपको पता होगा कि 110 है, ठीक है, और 2017 में कितना दोस्तों 150 है, ठीक। इनको अगर घटाते हैं दोस्तों तो कितनी वृद्धि हो रही है दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता है कितने हो रही है, ठीक है, तो 40 की हो रही है, कितने की 40 की, और कितने में दोस्तों तो 110, ठीक है, यानी 2016 से निकालेंगे, ठीक, और गुणे दोस्तों क्या कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे दोस्तों तो 400 भागी 11 करेंगे दोस्तों, कितना आएगा 36.36 के लमसम आएगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाता है तो उसका मान 10/11 प्राप्त होता है। यदि अंश और हर दोनों में 4 घटाया जाता है दोस्तों तो उसका मान 3/4 हो जाता है। तो उस संख्या में भिन्न क्या होगी दोस्तों, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे बिल्कुल अच्छा दोस्तों 7/8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 7/8 आ जाएगा दोस्तों। आप इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए ग्राफ में एक देश के विभिन्न वर्षों के अनाज की उपज को दर्शाया गया है। 1984 से 1985 में उपज की वृद्धि ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। 1984 से 1985 के बीच की वृद्धि ज्ञात करना दोस्तों। चलिए 1984-85 देखते हैं कितना है, ठीक है। 1984 में कितना है ये देखते हैं। तो 1984 में दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये है 1984 और ये है 1985 का, ठीक है। तो आप दोस्तों देखते होंगे 1984 में कितना है, ये 15 है, ठीक है। और दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये कितना है, ये 30 है, ठीक। 1985 में दोस्तों ये आपको 30 दिख रहा होगा, ठीक, ये 15 दिख रहा होगा। अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, पहले घटाएंगे। क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 1985 और देखिए 15 से 30 घटाएगा, 30 से 15 घटाएगा कितना है दोस्तों 15 आ जाएगा। और कितने दोस्तों वृद्धि कितने हुई है, तो 15 इससे निकालेंगे ना वृद्धि इससे, तो पूरे 100 करेंगे दोस्तों। तो देखिए इकट्ठी है यानी कि कितने परसेंट दोस्तों आ गया आपका, तो देखिए 100% हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों 100% हो जाएगा, ठीक है। देखिए 100% हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हमारा 100%। तो देखिए ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है 35 नंबर क्वेश्चन कि ए के पास बी से 120% धन अधिक है, सी के पास बी से 20% धन कम है और ए और सी के पास कितने परसेंट धन अधिक है मेरे दोस्तों। तो अगर इसको आप सही ढंग से लगाते हैं तो इसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा 50%। ठीक है, यानी बी ऑप्शन। चलिए अगला है जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या इतनी 9 से विभाज्य हो दोस्तों। तो आपको पता है 9 से वही संख्या करते जिनका योगफल 9 से कट जाए। देखिए 4 1 5 और 5 7 12 और 12 और 8 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 12 8 20 हो जाएगा, मगर 9 से दोस्तों काटते हैं तो 9 3 27। देखिए 9 दूनी 18 9 3 27, यानी 7 यहाँ पे कहीं ना कहीं कम है, नहीं तो ये संख्या कट जाती है दोस्तों। बिल्कुल से हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा 7। ठीक है, पी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 7, बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला है कि यदि किसी बंटन का माध्य 20 है और बहुलक 18 हो तो माध्यिका क्या होगी दोस्तों। आपको पता होगा कि क्या होता है दोस्तों, इसका एक फार्मूला होता है कि माध्य माइनस बहुलक बराबर दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, ठीक, तो इसको आप लगाएंगे दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे, इससे फार्मूला अगर लगाते हैं दोस्तों 19.3333, ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ऐसे आप लगा लेंगे इसको। चलिए अगला है यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर दोस्तों। ठीक, तो इसमें आपको लगाएंगे दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 9/4 पाई। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 39 नंबर। 39 का कहता है यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दी जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा दोस्तों। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी कि 100% हो जाएगा। ठीक है, अगला है आंकड़े 29 25, ठीक है, 38 22 38 39 में दोस्तों बहुलक क्या होगा दोस्तों। जो संख्या ज्यादा बार आई दोस्तों वही इसका बहुलक कहलाते दोस्तों। तो देखिए 38 2 बार आया, क्या आया है दोस्तों 38 क्या आया दोस्तों 2 बार आया है, तो दोस्तों 38 क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 5y के क्यूब माइनस दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों 30y घात 2। ठीक है, y घात 2 है दोस्तों, और फिर 12y माइनस 12 को दोस्तों 3y माइनस 6 से विभाजित किया था दोस्तों। शेष फल क्या आएगा दोस्तों 41 का हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 12 सही हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि दिए गए पाई चार्ट में कंपनी XYZ द्वारा 2015 में बनाए गए भिन्न प्रकार के कपड़ों का उत्पादन दर्शाता है दोस्तों। ये कपड़े दिए गए हैं, अब देखिए इसमें देख करके दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको दोस्तों देखना है कि यदि वर्ष 2015 में कपड़ों का कुल उत्पादन कितना है 1,50,000 ठीक है टन है, तो 2015 में सैटिन के कुल कपड़ों का कितना उत्पादन हुआ होगा दोस्तों। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 42 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 7500। अगला दोस्तों 67 34 57 32 12 92 51 और 62 62 57 और 93 और दोस्तों 5 का माध्यक क्या होगा दोस्तों, माध्यिका पूछा होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको आपको बताना है, तो पहले इसको क्या करते हैं, देखिए माध्यिका कैसे निकालते हैं, इनके अवरोही क्रम में लगाते हैं। ठीक दोस्तों, फिर इसमें हम अगर सम आएगा दोस्तों, देखिए संख्याएं कितनी है 12 है दोस्तों, तो इनमें सम वाला फार्मूला लगेगा है ना, n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद बटे 2 दोस्तों। तो इस पर अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा ये 57 वाला बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए अगला है एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 बेचता है दोस्तों, तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, उसका प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों, तो उसका प्रॉफिट आपको पता है कितना परसेंट होगा, तो 25% हो जाएगा। चलिए अगला है कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई है, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, तो कितने छात्र उपस्थित हुए दोस्तों। तो कितने छात्र उपस्थित हुए ये आपको बताना है। आपको पता है दोस्तों 10th में दोस्तों 96% पास हो गए हैं और 50% असफल है, 50 असफल है, यानी कि 4 की वैल्यू क्या है दोस्तों 50 के बराबर है। ठीक है, 4 की वैल्यू क्या है 50 के बराबर है दोस्तों, तो कितने रहे, तो गुड़े दोस्तों हम 100 कर देंगे। ठीक है, कितना कर देंगे, तो दोस्तों गुड़े 100 कर देंगे। देखिए 4 ये 4 हो जाएगा नीचे, और दोस्तों ये कट जाएगा आपका क्या हो जाएगा 25। ठीक है, और 5 दूनी 10। ठीक है, आपका दोस्तों कितना जाएगा, ठीक इसको सही लगाइएगा। देखिए 96% पास हुए हैं, तो 4% फेल हुए, और 4% की वैल्यू कितनी दी गई है 50 दी गई है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 4 आ जाएगा दोस्तों। टोटल पूछा गया तो 100 से हम गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे 100 से हम गुणा कर देंगे दोस्तों, तो बिल्कुल सही हमारा आंसर आ जाएगा, ये 100 से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, दोस्तों क्या आएगा 25 चौके 100 ना, ये 25 आ जाएगा, और 25 गुणे 5 कर लेंगे दोस्तों, 25 गुणे 50 कर लेंगे दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा 1250। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे 4 3
सॉरी 4, 6, 10 और 15 से द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक बार 3 शेषफल ही बचेगा दोस्तों। इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, 4, 6, 10 और 15 का क्या करें दोस्तों, हम लासा निकाल लें, ठीक है। जब लासा निकालते दोस्तों 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, देखिए 60 आएगा लासा, और दोस्तों उसमें हम 3 जोड़ दें, ठीक है, क्योंकि हर बार क्या होगा दोस्तों 3 शेषफल बच जाएगा दोस्तों। 63 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर दोस्तों 4, 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए दोस्तों। फिर अब देखिए क्या करना है इसमें, 47 है, देखिए फिर से इसका लासा लेना है, ठीक है। लासा लेके दोस्तों 60 आएगा लासा, और दोस्तों इसको हम 1460 से भाग करते दोस्तों तो कितना आएगा 24 दोस्तों, 24 जाएगा दोस्तों, 16 बच जाएगा, ठीक है। क्या दोस्तों 24 बचेगा नीचे ना, 24 बचेगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ठीक, इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा हमारा, सी नंबर 44 हो जाएगा, बिल्कुल राइट है ना। इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगला, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 2 सेंटीमीटर अधिक है लंब से, और लंब दोस्तों तो आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या होगा दोस्तों, आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए दोस्तों। आपको पता है तो आधार कितना है दोस्तों, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा जी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चलिए अगला है, यदि एक समभुज त्रिभुज की एक भुजा 6√3 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो दोस्तों आपको पता होगा तो इसकी ऊंचाई दोस्तों क्या हो जाएगी आपका 9 सेंटीमीटर, ठीक है, 9 सेंटीमीटर दोस्तों। ये 50वां है 5a का स्क्वायर, ठीक है, और दोस्तों प्लस 15a माइनस 6b और दोस्तों माइनस 2a भी दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, सही जोड़ा क्या बनेगा दोस्तों, तो इसका आपको पता होगा कि हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों देखते हैं जीएस क्वेश्चन 50 से दोस्तों जीएस के क्वेश्चन कहाँ शुरू हो जाएंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा, तो आपको पता है ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस नाम से जानने लगे दोस्तों, बुद्ध के नाम से जानने लगे, ठीक है। किस नाम से, बुद्ध के नाम से हम जानने लगे जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 52 नंबर क्या है, कह रहा है हमारा, देखिए विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक द्वारा की गई थी दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों कि हमारा शाहजहां ने दोस्तों मयूर सिंहासन का निर्माण किया था दोस्तों, ठीक है। और उसमें दोस्तों क्या क्या था, इसको लाल किले में स्थापना की थी दोस्तों। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ए नंबर, ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने किया था दोस्तों, शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। किसने किया था, शाहजहां ने करवाया था दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना। चलिए अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था दोस्तों। अवध के कृषक आंदोलन का नेता कौन था, तो बाबा रामचंद्र दोस्तों। कौन थे, तो बाबा रामचंद्र थे दोस्तों, अवध के किसके कृषक आंदोलन के नेता थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला है, किसने दोस्तों बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी दोस्तों, किसने की है, तो हमारा दोस्तों किसने की है, कॉर्नवालिस ने दोस्तों। किसने, कॉर्नवालिस ने दोस्तों। और इसी में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारत में दोस्तों नागरिक सेवा का जनक भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, नागरिक सेवा का जनक भी कहते हैं दोस्तों। और इसको हम देखिए स्थायी उपनिवेश को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्थायी उपनिवेश को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। क्वेश्चन आएगा स्थायी बंदोबस्त के जनक या फिर दोस्तों भारत के नागरिक सेवा का जनक दोस्तों, ठीक है। सभी के सभी दोस्तों कॉर्नवालिस हो जाएगा दोस्तों। कॉर्नवालिस की मृत्यु दोस्तों यही हुई थी, ठीक है, अपने यूपी में, ठीक है। और यही यूपी में ही दोस्तों इसका मकबरा भी है, ठीक है। वो आपको बताना है कहाँ है, ठीक है। उसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, कि निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है, तो दोस्तों आपको बता दूं, ठीक है, कि इसका सही क्रम की बात करते हैं। तो पहली चीज क्या है दोस्तों, रॉलेट एक्ट। क्या दोस्तों, रॉलेट एक्ट दोस्तों, ये आपको पता है कि 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में हुआ था, ठीक है। वहीं दोस्तों गांधी इरविन समझौता, क्या दोस्तों, गांधी इरविन समझौता दोस्तों 1931 में हुआ था, 1931 में। मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों 1909 में हुआ था। कब दोस्तों, 1909 में हुआ था। और इल्बर्ट बिल कब आया था दोस्तों, तो 1883 में। कब दोस्तों, 1883 में। तो अब दोस्तों आपको इसको एक क्रम में, सही क्रम में लगाना, तो पहले नंबर पर दोस्तों चौथा आ जाएगा। तो पहले नंबर पर चौथा आएगा, ये देखिए, ये पहला होगा 1883 है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दूसरा तीसरा आ जाएगा
ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा दोस्तों, है ना, और तीसरे पे आ जाएगा ये चौथे पे। दोस्तों कौन है चौथा और तीसरा, तो दोस्तों हमारा बिल्कुल सही बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है, दोस्तों केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ है, शिमला में दोस्तों। शिमला में कहाँ पर, तो कुफरी में दोस्तों, कहाँ पर, कुफरी पड़ता दोस्तों, वहां पर क्या है आपका दोस्तों आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है दोस्तों। तो गंडक सिंचाई परियोजना आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये दोस्तों गंडक दोस्तों कहाँ है दोस्तों, आपको पता है बिहार और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको याद कर लेना है। चलिए अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है दोस्तों, कौन सा दोस्तों स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है दोस्तों। तो आपको पता हो, देखिए झरिया झारखंड दोस्तों, ये पता झरिया किससे, कोयला से है, कोयले के लिए बहुत ही फेमस है, यही कहा दोस्तों स्टील प्लांट से नहीं संबंधित है। चलिए अगला, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जापान में होन्शु नामक द्वीप दोस्तों किससे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए किसके लिए दोस्तों, ये तेल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों, ये तेल के लिए प्रसिद्ध दोस्तों होन्शु नामक ये। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर का है दोस्तों। जो जावा ट्रेंच है दोस्तों वो किस महासागर का है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए किसका है दोस्तों, तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है दोस्तों। ठीक है, आपको बताओ अगर विश्व की सबसे गहरी गर्त की बात करते हैं तो मेरियाना ट्रेंच हो जाएगा। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच हो जाएगा दोस्तों, ये चीज याद रखेंगे, वो प्रशांत महासागर में है। ठीक है, मगर दोस्तों ये जावा ट्रेंच कहाँ है, तो दोस्तों ये हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थल है। ठीक है, चलिए अगला है 73वें संविधान संशोधन 1992 में के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक में एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 343 से लेकर के 343 ओ के प्रावधान को कवर करता है दोस्तों। इसके आंसर आपको दिखा दूं मैं, आंसर क्या क्या है, तो दोस्तों आपको पता है ये किसके लिए जोड़ा गया था दोस्तों, आपको भी पता होगा कि बहुत बार बता चुके, ये ग्राम पंचायत के लिए दोस्तों, पंचायत हो जाएगा। ठीक है, और आपको भी पता है किसके लिए 73वां संविधान संशोधन भी किया गया था, 29 विषय काम करने के लिए भी दिए गए हैं, और त्रिस्तरीय दी गई है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है दोस्तों, तो आपको पता होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, महान्यायवादी दोस्तों, क्या बोलते हैं इसको, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया दोस्तों, ये भारत का पहला विधिक अधिकारी होता है दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों कि न्यायवादी दोस्तों आर्टिकल 76 में पाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 76 में होता है। चलिए अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना की समयावधि कब रही दोस्तों, तो प्रधानमंत्री आवास की योजना की समयावधि क्या थी दोस्तों, 2015 से दोस्तों 2022 तक। आपको पता होगा कि दोस्तों 2022 तक सबको घर देने का आश्वासन दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है 64 नंबर, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी दोस्तों, तो नाबार्ड की स्थापना आपको पता होगा दोस्तों किस वर्ष, 1982 में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1982 में दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई थी दोस्तों। राष्ट्रीय क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक। ठीक है, ये पता होगा। चलिए अगला है दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन क्या है कि घर्षण के संबंध में से कौन सा विकल्प सही है दोस्तों, तो कौन सा विकल्प सही होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। घर्षण गति का विरोध करता है दोस्तों, बिल्कुल सही है, घर्षण तो गति का विरोध करता है दोस्तों, यही हमारा सही ऑप्शन मिल गया पहले ही दोस्तों, हमारा ए नंबर बिल्कुल सही होगा। घर्षण जो होता है दोस्तों वो क्या करता है दोस्तों, कोई चीज रगड़े दोस्तों गति में कहीं ना कहीं कमी जरूर आएगी। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है दोस्तों, कौन सी अदिश राशि है ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सी राशि है, ठीक है, तो हमारा कार्य क्या है, ये अदिश राशि देखिए, जिसके लिए दोस्तों दिशा और परिमाण की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, वो क्या होता है। ठीक है, जिसके लिए केवल परिमाण की आवश्यकता हो दोस्तों, दिशा की ना हो, वो आपकी अदिश होती है। और सदिश के लिए दोस्तों, किसके लिए, सदिश के लिए दोस्तों क्या होता है, दिशा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, कार्य क्या हो जाएगा हमारा, अदिश राशि। चलिए निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है दोस्तों, तो कौन सा एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि सुपर फास्फेट ऑफ लाइम दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये इसका उदाहरण नहीं है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों आपको बता दें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है दोस्तों, आपको पता होगा कि क्षय रोग के लिए दोस्तों BCG, क्या दोस्तों BCG, ठीक है, बैसिलस
प्लस कॉम्बलेट और ग्यूरिन। ठीक है दोस्तों, क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्षय रोग हम टीबी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप, और डीटीपी दोस्तों ये आपको पता होगा, डीटीपी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। ठीक है, ये 3 चीजों के लिए ये दिया था डीटीपी। दोस्तों बीसीजी आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा है, वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता? दोस्तों आपको पता होगा कि जो नाइट्रोजन की कमी से दोस्तों ये पौधे होते हैं यूट्रिकुलेसिया बोलते हैं दोस्तों, ये नाइट्रोजन की कमी के कारण दोस्तों ये कीटों का भक्षण करते हैं, जैसे कि यूट्रिकुलेरिया हो गया दोस्तों, ड्रोसेरा हो गया, है ना, डायोनिया हो गए, नेपेंथीस हो गया दोस्तों, ये बहुत सारे पौधे होते हैं। चलिए अगला है, परधीन उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परधीय उपकरण नहीं है? दोस्तों जो कंप्यूटर सिस्टम से क्या होता है दोस्तों जुड़ता है, तो मदरबोर्ड। दोस्तों मदरबोर्ड क्या होता है दोस्तों? अंदर ही होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए उसको, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। दोस्तों आपको बता दें कि ये मेला दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के दोस्तों। ठीक है, अब आपको दोस्तों इसका मिलान भी करना है। क्या करना है दोस्तों? इसका मिलान करना है दोस्तों। तो आपको बता दूं, ठीक है, इनको आपको देखना है। अब देखिए पहली चीज क्या है कि गोविंद साहब मेला। ठीक है, गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? ठीक है, उसके अलावा दोस्तों कैलाश मेला कहाँ लगता है? उसके अलावा दोस्तों सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि उसके अलावा दोस्तों शाकंभरी मेला कहाँ लगता है? ठीक है, चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए शाकंभरी मेला की बात करते हैं सहारनपुर लगता है। ठीक है, सहारनपुर। और सैयद सलार मेला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहराइच। क्या दोस्तों? बहराइच में लगता है। और दोस्तों आपको बता दें, देखिए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 का हमें मिल गया ना, डी का 2 मिल गया। ठीक है, और दोस्तों सी का ए मिल गया है। अब दोस्तों समझिएगा कि ए का 3 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि गोविंद साहब मेला कहाँ लगेगा? आजमगढ़ में। और कैलाश मेला दोस्तों आगरा में लगता है। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फसल वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 301 मिलियन टन। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों का मिलान कर दोस्तों, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 के अनुसार दोस्तों ये कंपनी है दोस्तों, इनमें आपको बताना, इनका दोस्तों आपको क्या करना है? मिलान करना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता होगा कि वॉलमार्ट किस देश की कंपनी दोस्तों? अमेरिका की है। ठीक है, अमेरिका की है। और दोस्तों स्टेट ग्रिड किसकी है? तो चाइना की है। किसकी है? चीन की है। और राजेश एक्सपोर्ट किसके दोस्तों? तो आपको पता है राजेश नाम कहाँ होंगे? तो अपने भारत में होंगे दोस्तों, ये आपके भारत के दोस्तों। और वॉक्सवैगन दोस्तों किसकी है? ये जर्मनी की है। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। अगला है, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की थीम है दोस्तों। तो इसकी थीम क्या है ये आपको बताना दोस्तों। इसकी थीम क्या है? मेड इन उडी सीड द फ्यूचर इंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। दोस्तों हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों का मिलान करें। एशिया विकास आउटलुक अनुपूरक जुलाई 2021 संबंधित है दोस्तों। तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, देश है और उनके जीडीपी दी गई है दोस्तों 2022 की। तो 75वां क्वेश्चन दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनका दोस्तों क्या करना है? मिलान कराना है दोस्तों। तो आपको बता दें कि भारत का दोस्तों क्या है? तो देखिए दोस्तों भारत क्या है? तो 7.5। ठीक है, ये हो जाएगा। दक्षिण एशिया की बात करते हैं दोस्तों तो 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और चाइना की अगर बात करें दोस्तों तो चाइना का 3 क्या हो जाएगा दोस्तों? 5.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। और दोस्तों ये बचा है पूर्व एशिया का दोस्तों 5.1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। और आपको बता दें अब दोस्तों आ चुका है आपका ग्रामीण परिवेश। क्या आ गया दोस्तों? ग्रामीण परिवेश से संबंधित क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। पहला है ग्रामीण परिवेश का पहला क्वेश्चन दोस्तों 76 नंबर शुरू होता है। तो दोस्तों है भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित? दोस्तों रजत क्रांति क्या होती है दोस्तों आपको बताना है कि भैया रजत क्रांति क्या होती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों अंडा उत्पादन से होता है रजत क्रांति का, है ना। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। ठीक है, किससे दोस्तों? अंडा उत्पादन से। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब दोस्तों अगला है कि NSSO रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया था दोस्तों? ठीक है दोस्तों, ये 2015 की रिपोर्ट थी। तो इसके अनुसार आपको बता दें केवल और केवल दोस्तों 1% आपको पता है कैरोसिन मुक्त हो गया भारत होने वाला है। ठीक है, तो केवल 1%। ठीक है, 1% रसोई घरों में दोस्तों मिट्टी के
तेल से दोस्तों खाना बनाया जाता है। अगला है दोस्तों 78 नंबर, पर क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं दोस्तों, पर क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि हम उपयुक्त तीनों नाम दे देते हैं, ड्रिफ्ट मृदा भी कह देते हैं ना, अलुवियल मृदा कह देते हैं और ट्रांसपोर्टेड मृदा भी कह देते हैं। चलिए अगला है कि भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है दोस्तों, कितने परसेंट ग्रामीण को दोस्तों घरों को दोस्तों बिजली सुलभ है दोस्तों, ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए मई में जो आंकड़ा आया है, क्या मई में जो आंकड़ा है दोस्तों 2020 के आंकड़ों के अनुसार दोस्तों भारत के 90% ग्रामीण घरों में दोस्तों बिजली उपलब्ध, कितने 90%। चलिए अगला है पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों जाता है दोस्तों, आपको पता है कि पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है, इसके बारे में आपको बताना दोस्तों। आपको पता होगा कि क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण दोस्तों टमाटर हरे से लाल हो जाता है। चलिए अगला है कि ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया था दोस्तों, कितने रुपए अगर आप कमाते हैं दोस्तों गरीब नहीं होंगे, ये निर्धारित किया गया दोस्तों। तो आपको पता होगा एक तेंदुलकर फार्मूला आया था दोस्तों, उसने कहा था कि जो भी व्यक्ति क्या 33.30 पैसे, ठीक है, शहर के लिए दोस्तों, ग्रामीण के लिए 27.20, ठीक है, प्रतिदिन खर्च करता है दोस्तों, वो गरीब नहीं माना जाएगा दोस्तों, ठीक है, वो गरीब नहीं माना जाएगा दोस्तों। मगर आपको पता है कि उसके बाद रंगनाथन कमेटी आई दोस्तों, उसने बताया था कितने रुपए दोस्तों, 32 रुपए अगर कोई खर्च करता है दोस्तों वो गरीब नहीं है, ठीक है। चलिए तो हमारा एक ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, मिड डे मील वाला प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखते के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए दोस्तों, कितने आवृत्ति पे दोस्तों जांच पड़ताल इसकी होनी चाहिए दोस्तों। तो कब, तो दोस्तों इसकी आपको पता है दैनिक, मतलब रोज दोस्तों इसकी पड़ताल करनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, रोज देखना, क्योंकि दोस्तों खाना तो रोज बनता है तो रोज ही चेक करना होगा। चलिए अगला है कि तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहा जाता है दोस्तों, तहसील स्तर पर जो सरकारी निकाय होती हैं उनको पंचायत समिति कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए मेरे दोस्तों, तो आपको पता 300 बिस्तर तो कम से कम होने चाहिए 10 लाख जनसंख्या वाले जिला अस्पताल में, ठीक है। चलिए अगला है कुटीर ज्योति योजना दोस्तों, इससे क्या संबंधित दोस्तों, कुटीर ज्योति योजना दोस्तों किस चीज से संबंधित दोस्तों, आपको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना दोस्तों कुटीर ज्योति योजना से संबंधित। अगला है बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार होती है दोस्तों। आपको पता होगा कि बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आप जानते भी होंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्या हुआ था, इन्होंने 3 स्तरीय कहा था, कौन कौन से स्तरीय थे दोस्तों, जिला हो गया, ब्लॉक हो गया और ग्राम स्तर पे त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं गठन के बारे में इन्होंने बात की थी दोस्तों। और आपको बता दें कि द्विस्तरीय किसने कही थी, अशोक मेहता समिति द्वारा, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई दोस्तों, तो 29 कार्यों की सूची दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत दी गई दोस्तों, आपको पता होगा इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी दोस्तों। किस अनुच्छेद में यह है तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, तो आपको बताना चाहूंगा दोस्तों 343 जी में, किसमें 343 के जी में दोस्तों 29 विषय शामिल किए गए हैं। अगला है पंचायती राज एक व्यवस्था है दोस्तों, पंचायती राज दोस्तों एक व्यवस्था, एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, स्थानीय स्तर की पर स्वशासन की या 72वें संविधान संशोधन द्वारा या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की या फिर दोस्तों पदसोपनीय संरचना की दोस्तों। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपको पता हो जाना चाहिए, देखिए स्थानीय, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण दोस्तों हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्नलिखित में से किस राज्य में दोस्तों, ठीक है, समझिएगा पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाने का अधिकार दोस्तों, बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार दोस्तों निम्नलिखित में से किस राज्य में है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस राज्य में दोस्तों, तो बिहार में। कहां पर दोस्तों, बिहार में, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अदालती पंचायत अदालती होती है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। चलिए अगला है योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है दोस्तों, योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है दोस्तों वो किसके समकक्ष होता है दोस्तों, तो आपको बता दें कैबिनेट मंत्री के, ठीक है, कैबिनेट मंत्री के दोस्तों समकक्ष होता है योजना आयोग का दोस्तों, जो अध्यक्ष होता है वो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी दोस्तों। आपको पता होगा कि दोस्तों तृतीय योजना आयोग के बाद समाप्त होती है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है दोस्तों योजना, ठीक है दोस्तों, योजना आयोग होता, ठीक है। तो चलिए इसको बताते हैं दोस्तों। तो इसकी योजना क्या थी दोस्तों, अवधि क्या थी, तो आपको बता दें दोस्तों। तो हमारा सही समय हो जाएगा दोस्तों 1966 से 69 दोस्तों। इसी समय हरित क्रांति भी आया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 92 नंबर क्या कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि क्या हो रहा है, घट रहा है दोस्तों। आपको पता है कि कृषि का योगदान दोस्तों अब धीरे धीरे घटता चला जा रहा है दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था में, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो ये चीज ये अच्छी, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि कृषि का दोस्तों अर्थव्यवस्था में जोर कम पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अगला है नेफेड दोस्तों, NAFED संबंधित दोस्तों किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों किससे है, कृषि उत्पादकों के विपणन से, ठीक है। चलिए अगला है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा था दोस्तों। आपको पता होगा कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहते हैं, तो आपको पता होगा दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को कहते हैं। किसको, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को। दोस्तों आपको बता दें कि MS स्वामीनाथन क्या है, ये हरित क्रांति के जनक है दोस्तों भारत में, और नॉर्मन ई बोरला दोस्तों ये विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, किस राज्य में तंबाकू सबसे ज्यादा उगाई जाती है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कहां पर दोस्तों, तो हमारा 95 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा सी नंबर, गुजरात में। कहां पर दोस्तों, गुजरात में, ठीक है। चलिए अगला सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए होती है दोस्तों। सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े दोस्तों, आपने सुना होगा दोस्तों। ये किस आयु के लिए होती है दोस्तों, आपको पता होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। आपको पता होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने में दोस्तों आर्टिकल 21A जोड़ा गया दोस्तों। इसको मौलिक अधिकार भी कहा गया, ठीक, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। गाँव को मुख्य सड़कों से जोड़ना या फिर पक्की सड़क बनाना, या दोनों, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि इसका सही आंसर क्या है। तो आपको बता दो दोस्तों दोनों काम करता है, मतलब गांव को मुख्य सड़क से जोड़ता है और पक्की सड़क भी बनाता है, ठीक है। चलिए 98 क्वेश्चन क्या है कि 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था दोस्तों। किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों गांधीवादी योजना को, तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा श्रीमान, ठीक है, नारायण अग्रवाल, ठीक है। कौन दोस्तों, नारायण अग्रवाल द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोग लाभान्वित होते हैं दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ग के लोग लाभान्वित होते हैं। तो आपको बता दें कि सामान्य वर्ग के गरीब परिवार दोस्तों ये भी हो जाते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के गरीब लोग दोस्तों ये भी हो जाते हैं, और अल्पसंख्यक समुदाय गरीब लोग दोस्तों ये भी होते हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, और आज का अंतिम क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है दोस्तों। केंद्र सरकार की योजना नहीं है गंगा एक्सप्रेसवे, या फिर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, या फिर ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। मेरे दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा एक्सप्रेसवे दोस्तों ये क्या है, ये राज्य सरकार द्वारा दोस्तों बनाया गया है नोएडा, ठीक है, नोएडा से बलिया तक जाएगा दोस्तों। ये क्या है, ये केंद्र की नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपने 100 क्वेश्चन देख लिए, कैसी लगी ये वीडियो आपको बताना है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और आप बता दें अगर इसकी PDF आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका नाम आपको बता दूं कि आपको किस नाम से मिलेगा। तो आपको सर्च करना है ज्ञान, देखिए जिस नाम से हमारा चैनल है ज्ञान RBL, क्या ज्ञान RBL, उसके बाद ऑफिशियल लगा देना दोस्तों। आपको यहीं पर इसकी PDF मिल जाएगी, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, धन्यवाद।